नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सुकमा की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर है, नक्सलियों ने जवानों के ट्रक को निशाना बनाया है। यहां पर जवानों के मूवमेंट के बीच नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए हैं। हमले में कई जवानों के घायल होने की जानकारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ट्रक को निशाना बनाया है नक्सलियों ने। नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। जवानों के मूवमेंट के बीच नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए हैं। बेहद दुखद खबर, 2 जवानों को हमने खो दिया इस घटना में। हमले में कई जवान घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है और सर्चिंग अभी भी जारी है जवानों की इलाके में जहां पर यह घटना घटित हुई। सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार हम देख रहे थे कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई से, हमारे जवानों की कार्रवाई से नक्सली बैकफुट पर आ गए। तो एक बार फिर से एक्टिव हुए हैं। एक्टिव होने की कोशिश है नक्सलियों की। नक्सलियों ने जवानों के ट्रक को निशाना बना दिया। जवानों के मूवमेंट के बीच नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया है और इस ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए हैं। हमले में कई जवान घायल हो गए। इस ट्रक में कई जवान सवार थे जो जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं और घायल जवानों को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। जिला सुकमा के थाना जगरगुंडा के कैंप सिलगेर और टेकलगुड़म के मध्य तीमापुरम के समीप आज दोपहर सुरक्षा कार्य में लगे वाहनों पर नक्सलियों के द्वारा आईईडी विस्फोट किया गया है, जिससे उक्त वाहन में मौजूद 201 कोबरा के वाहन चालक विष्णु तथा आरक्षक शैलेंद्र शहीद हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल वहां पर सीआरपीएफ व कोबरा व पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। सभी दोनों ही शहीद जवानों के शव सुरक्षित वहां से निकाले गए हैं तथा मौके पर सर्चिंग जारी है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हम सीधे रुख करेंगे। संजय ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। संजय, इसकी पुष्टि हो चुकी है, 2 जवानों के शहीद होने की जानकारी सामने आई है और इसकी पुष्टि भी हो चुकी है, लेकिन एक बड़ी घटना और कायराना करतूत नक्सलियों की एक बार फिर हमें देखने को मिली सुकमा में। तो संजय के पास हम एक बार फिर से लौटेंगे। तकनीकी खामी के चलते संजय से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन जवानों के शहीद होने की पुष्टि यहां पर हो चुकी है। हमले में कई जवान घायल हुए हैं जिनका उपचार चल रहा है, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। जवानों के मूवमेंट के बीच नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया था। कायराना करतूत नक्सलियों की सामने आई है। संजय ठाकुर जुड़ गए हमारे साथ। संजय, एक बेहद दुखद खबर है, 2 जवान हमने खो दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कायराना करतूत हम कहेंगे नक्सलियों की घात लगाए बैठे थे नक्सली और जवानों के ट्रक को निशाना बनाया। देखिए, पिछले 5 महीनों से लगातार नक्सली बैकफुट पे थे, लेकिन एक बार फिर से नक्सलियों ने इस इलाके में अपनी उपस्थिति दिखाई है। हमें एक बार इस इलाके को भी समझना चाहिए। सिलगेर से टेकलगुड़ा के बीच में नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। ये वही टेकलगुड़ा है जहां 2021 में 22 जवान शहीद हुए थे और इसी साल फोर्स ने इस टेकलगुड़ा में एक कैंप खोला था। इसके आगे ही वो पुअर्ती गांव है जहां से हिड़मा निकला है देश का सबसे बड़ा नक्सली। मैंने लगातार इस इलाके में रिपोर्टिंग की थी। यहाँ हम लगातार ये मान के चल रहे थे कि अब यहाँ पर जवानों ने क्योंकि अपने कैंप खोल लिए हैं तो इस इलाके से नक्सली पीछे हट गए हैं, लेकिन इस बार इस ब्लास्ट के बाद नक्सलियों ने एक बार फिर बता दिया है कि इस इलाके में अब भी वो सक्रिय हैं और इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। सबसे खास बात क्या है इस जो पूरी घटना की, नक्सलियों ने कमांड आईडी ब्लास्ट किया है, यानी कि नक्सलियों ने काफ़ी दूरी से एक रिमोट के माध्यम से इस ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया है। क्योंकि आज यहाँ पर रोड ओपनिंग पार्टी जब निकली हुई थी, रेगुलर मूवमेंट चल रहा था, तो रोड ओपनिंग के लिए जब जवान निकलते हैं तो जंगलों में सड़क से करीब 100 से 200 मीटर की दूरी तक वो घेर कर चलते हैं। ऐसे में नक्सली कम से कम ये माना जा रहा है कि उन्होंने 200 मीटर की दूरी से इस घटना को अंजाम दिया है। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक खबर है, क्योंकि इस इलाके में लगातार सिलगेर, टेकलगुड़ा, पुअर्ती, इन इलाकों में कैंप
खुल चुके हैं फोर्स के, लेकिन आज जब नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, बिल्कुल। तो संजय, जैसा कि आपने बताया कि जवानों की कार्रवाई से नक्सली बैकफुट पर आ गए थे, कई नक्सलियों को ढेर भी किया है जवानों ने, लेकिन इस इलाके के बारे में जब जानकारी आप दे रहे हैं तो मैं समझ पा रहा हूं कि ये इलाका अभी भी नक्सलियों का गढ़ बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं जवानों को, सुरक्षा बलों को और कहीं ना कहीं सरकार को भी इस इलाके के बारे में अब नई रणनीति तैयार करनी होगी कि कैसे इस इलाके में अपनी पैठ बनाई जाए। बिल्कुल, देखिए सुमित, इसे सिलसिलेवार हम समझते हैं ना। पहले सिलगेर वो जगह है जहां 2 साल लंबा आंदोलन चला कैंप के खिलाफ। इसके बाद यहाँ काफ़ी मशक्क़त के बाद पिछले साल ही यहाँ सिलगेर कैंप खुल पाया। इसके बाद जवान कुछ आगे बढ़े और उस टेकलगुड़ा तक गए, जहां आपको याद होगा 2021 में 22 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद जवानों ने और आगे बढ़ते हुए उस पुअर्ती में कैंप खोल दिया, जो कि हिड़मा का गांव था, हिड़मा का घर है। ऐसे में यहाँ जवानों के हौसले बुलंद थे और पिछले 5 महीनों में हमने देखा कि जवानों ने अलग अलग मुठभेड़ में 131 नक्सलियों को मार दिया है। ऐसे में ये बहुत ही बड़ी जो यहाँ नक्सलियों ने आज घटना को अंजाम दिया है, तो ये एक चेतावनी जैसा है कि अभी भी यहाँ नक्सलियों को कमजोर ना समझा जाए। आज भी नक्सली इस इलाके में मौजूद हैं और इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। ये नक्सलियों ने एक बार फिर से यहाँ बता दिया है, क्योंकि इलाका जो है इतना सेंसिटिव है कि यहाँ लगातार रेगुलर जो है फोर्स के द्वारा मूवमेंट की जाती है। इसके बाद भी नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। ऐसे में पता चलता है कि आज भी नक्सलियों का इस इलाके में अस्तित्व मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अब भोपाल से बड़ी खबर है। 25 जून को मोहन कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी और इस बैठक में मोहन कैबिनेट के मंत्री अपने विभागों की समीक्षा करेंगे और मुख्यमंत्री मंत्रियों के काम की समीक्षा करेंगे। शीर्ष नेतृत्व को मंत्रियों की वर्क रिपोर्ट दी जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय समेत कुछ मंत्रियों ने अधिकारियों के साथ बैठक भी शुरू कर दी। इसको लेकर बड़ी खबर, 25 जून को मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है राजधानी भोपाल में और इस बैठक में मंत्री अपने विभागों की समीक्षा करेंगे और मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की काम की समीक्षा करेंगे। रिपोर्ट सौंपी जाएगी शीर्ष नेतृत्व को, आला कमान को, मंत्रियों के वर्क की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही कैलाश विजयवर्गीय समेत कुछ मंत्रियों ने अधिकारियों के साथ बैठक भी शुरू कर दी है इस कैबिनेट बैठक को लेकर। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे ब्यूरो हेड श्याम सिंह तोमर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, एक महत्वपूर्ण बैठक हम कहेंगे क्योंकि इस बैठक में समीक्षा होनी है, मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे, रिपोर्ट आला कमान को सौंपेंगे। देखिए, आला कमान यानी केंद्रीय संगठन की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, उसने एक व्यवस्था कायम की है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां पर लगातार जो है मंत्री सक्रिय बने रहें। सक्रियता किस लिए? सक्रियता इसलिए कि वो अपने विभाग का काम बखूबी करें और जनता के बीच ये छवि बनाएं कि भाजपा की जो सरकार है वो सक्रिय है और उनका हर काम समय पर होता है। इसीलिए ये तय किया गया है कि अब विभागीय मंत्री अधिकारियों के साथ बैठक करें, जो अहम मुद्दे हैं उन पर उनसे सवाल करें और डेडलाइन का जो है पालन करें। इसके बाद ये तय किया गया है कि अब जो कैबिनेट बैठेगी तो मंत्रियों के विभागों की समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे और मुख्यमंत्री फिर दिल्ली जाएंगे और ये रपट पेश करेंगे, साहब इतने जो है हमारे विभाग हैं, इनमें हमारा A, B और C और D ग्रेडिंग के मंत्री ये हैं और इन्होंने इतने काम कर लिए हैं, इतने काम नहीं किए हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट कार्ड इस बैठक में मंत्रियों की ग्रेडिंग भी तय हो जाएगी, ग्रेडिंग भी तय हो जाएगी। श्याम, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार समीक्षा बैठकें करती रहती है और यही बीजेपी का कल्चर है, इसी कल्चर के माध्यम से बीजेपी आगे बढ़ती है। बिल्कुल, बीजेपी ने तय किया है कि अब हमको बिल्कुल इसी तरह से काम करना है और जब तक समीक्षा नहीं होगी तो समीक्षा के बगैर पता कैसे चलेगा कहाँ कमजोरी है, और कमजोरी पता नहीं चलेगी तो जनता परेशान रहेगी। इसलिए समीक्षा होगी, कमजोरी दूर किए जाएगी और ग्रेडिंग होगी ताकि मंत्री भी चाक चौबंद हो जाएं, केवल जो है एयर कंडीशन कमरों में बैठकर सुस्ती में न रहें। बिल्कुल, काम तो आपको करना होगा, जनता के बीच जाना होगा, जनता के हित में काम करने होंगे। साफ संकेत है बीजेपी पार्टी की तरफ से। बहुत धन्यवाद आपका श्याम, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। अब बात हो जाए छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद साय कैबिनेट में 12 मंत्री थे, लेकिन ब्रजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने और मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब मंत्रिमंडल में 2 मंत्रियों की जगह खाली हो गई है। साय कैबिनेट में 2 पद भरे जाने को लेकर सत्ता और संगठन में कवायद तेज है। माना यह जा रहा है कि साय मंत्रिमंडल में से एक नए और एक पुराने चेहरे को शामिल किया जा सकता है। कौन है वो, देखिए रिपोर्ट में।
लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन और बृजमोहन अग्रवाल के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच राजभवन पहुंचकर सीएम विष्णुदेव साय ने राज्यपाल से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद शुरू हो गई है। एक नए और एक पुराने चेहरे को इस बार मौका मिल सकता है, तो वहीं सामान्य वर्ग से भी एक मंत्री हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के नाम की भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चाएं तेज हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार छत्तीसगढ़ में परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत का भी नाम मंत्रिमंडल की रेस में शामिल है। राजेश मूणत सामान्य वर्ग से आते हैं और 15 साल मंत्री रहने का अनुभव भी है। वहीं रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा के भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चाएं तेज हैं। अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, गजेंद्र यादव का भी नाम मंत्रिमंडल की रेस में है। मंत्रिमंडल की रेस में शामिल दावेदारों का कहना है कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो आदेश देगी वो उसे मानेंगे। काय चिंता करता हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता ही मंत्री बनेगा, चिंता मुक्त रहो। कांग्रेस कह रही है कि मंत्री पद की नियुक्ति के बाद कांग्रेस बीजेपी में घमासान की स्थिति पैदा है। अपना घर देख लेना मेरे भाई, पहले जिस घर के अंदर 56 टुकड़े पहले ही है, वो किस भाग्य के छीके के टूटने की उम्मीद कर रहे हैं। अपने गिरेबान में झांको। वहीं कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी पर तंज कस रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि महज 2 सीटों के लिए बीजेपी में दर्जन भर से ज्यादा दावेदार हैं। जैसे ही शपथ ग्रहण होगा, विवाद शुरू हो जाएगा। मंत्रिमंडल में दावेदार हैं, सिर्फ 2 को करना है, लेकिन जैसे ही 2 की नियुक्ति होगी, 2 का शपथ ग्रहण होगा, आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अस्थिरता आनी चालू हो जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ संगठन में परिवर्तन को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चाएं भी हैं और ऐसा हुआ तो धर्मलाल कौशिक या गजेंद्र यादव को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाएगी। फिलहाल कयासों का दौर जारी है। हालांकि मंत्री कौन होगा, इसका फैसला तो पार्टी को ही करना है। विस्तार न्यूज के लिए खोमन साहू की रिपोर्ट। उधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 2023 और 24 के चुनाव में हार का सामना किया। 2 चुनाव में खराब प्रदर्शन के चलते प्रदेश अध्यक्ष सहित दिग्गज नेताओं पर चुनाव में हार का ठीकरा फूटा। इसलिए एआईसीसी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी का गठन कर दिया है। ये कमेटी जल्द इस महीने के आखिर में छत्तीसगढ़ पहुंचकर हार की समीक्षा करेगी। लेकिन समीक्षा से पहले ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इसके बहाने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस अब नया चेहरा ढूंढ रही है। रिपोर्ट देखें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में रहते हुए भी 2023 का विधानसभा चुनाव हार गई थी और वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में मात्र 1 सीट ही जुटा सकी। ऐसे में एआईसीसी ने राष्ट्रीय स्तर पर समिति का गठन किया है और छत्तीसगढ़ में समीक्षा की चाबी पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली के हाथों में सौंपी है। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जल्द ही छत्तीसगढ़ पहुंचकर हार की समीक्षा करेगी। हालांकि समीक्षा के बहाने कांग्रेस एक नया प्रदेश अध्यक्ष भी ढूंढ सकती है। चुनाव से पहले कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है और एक बार फिर से आदिवासी नेता को कमान दी जा सकती है। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम का नाम इस रेस में सबसे आगे है। विधायक लखेश्वर बघेल का भी नाम रेस में शामिल है। 2023 और 24 का चुनाव कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में लड़ा था और दोनों चुनाव में ही कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। कमेटी की समीक्षा से पहले कयास लगाए गए हैं कि कांग्रेस में आदिवासी नेता को एक बार फिर से अध्यक्ष पद पर मौका मिल सकता है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इसे आला कमान का फैसला बताया है। CWC ने लोकसभा चुनाव के हार की समीक्षा किया है। अलग अलग राज्यों के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। छत्तीसगढ़ में ये दोनों सदस्यीय कमेटी के लोग अभी वरिष्ठ नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करेंगे। उसके बाद में इनके यहाँ छत्तीसगढ़ आने का कार्यक्रम बनेगा। उसके बाद में यहाँ की जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में वो रिपोर्ट आलाकमान को देंगे। कांग्रेस में जब अंदरूनी कलह हुई तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसका खूब फायदा उठाया है। अब अध्यक्ष पद पर नई नियुक्ति को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बयानबाजी में सक्रिय हो गए हैं। अध्यक्ष और प्रभारी बदले जाने की चर्चा पर बीजेपी ने तंज कसा है। देखिए, हार जिनकी नियति बन गई है
उनको समीक्षा करने की क्या आवश्यकता है। ये तो कांग्रेस को भी मालूम था कि वो सरकार में नहीं आना है, उस कांग्रेस को हार सुनिश्चित है। लेकिन आपने ठीक कहा कि एक राजनीतिक दल के अंदर में जीत की भी समीक्षा होती है, हार की भी समीक्षा होती है, लेकिन हार का ठीकरा अपने ऊपर लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। कांग्रेस में हार या जीत की समीक्षा हो, इससे पहले ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस का संगठनात्मक बदलाव राजनीतिक मुद्दा बनकर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जल्द ही छत्तीसगढ़ का दौरा करेगी। क्या दौरे के बाद अध्यक्ष पद की कमान बदली जाएगी या फिर वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को एक और मौका दिया जाएगा, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मॉनसून सत्र की। छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इस बार का सत्र कई मायनों में अहम होने जा रहा है। विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में जुटा हुआ है, तो वहीं सत्ता पक्ष विधेयक लाने की तैयारी में। मॉनसून सत्र में क्या क्या खास होने वाला है, रिपोर्ट में देखें। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का ऐलान हो गया है। ये विष्णुदेव सरकार का पहला मानसून सत्र होगा, जो 22 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेगा। मॉनसून सत्र की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। इस मॉनसून सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों पर निर्णय लेने जा रही है। 22 जुलाई को होगी मानसून सत्र की शुरुआत। मानसून सत्र में कई विधेयक लाएगी सरकार। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाएगी सरकार। निकाय चुनाव पर भी सरकार विधेयक लाएगी। प्रत्यक्ष रूप से महापौर अध्यक्ष को चुन सकेगी जनता। नक्सलवाद पुनर्वास नीति पर भी संशोधन विधेयक लाएगी सरकार। आबकारी के नियमों में भी संशोधन करेगी सरकार। नई शिक्षा नीति और नई उद्योग नीति लागू करने की भी तैयारी है। विधानसभा के मानसून सत्र में कानून में संभावित बदलाव को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ये सरकार पूरी तरीके से निष्क्रिय है। कानून में संशोधन करना, चलती योजनाओं को बदलना, यही सरकार का लक्ष्य है। 6 महीने में सरकार का कोई भी विजन नहीं दिखा है। देखिए, यह सरकार पूरी तरीके से निष्क्रिय है। इस सरकार के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है। कानूनों में संशोधन करना, चलते हुए योजनाओं को बदलना, यही इस सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। इस सरकार का भी 6 महीने में कोई भी विजन नहीं दिखा है। विधानसभा के मानसून सत्र में जहां सरकार कई संशोधन विधेयक लेकर आने वाली है जो जनता को सीधे प्रभावित करेंगे, वहीं मानसून सत्र में सरकार को घेरने की पूरी कवायद कांग्रेस करते हुई नजर आएगी। कांग्रेस इस बार मानसून सत्र में कानून व्यवस्था, बिजली कटौती, गौ तस्करी, नक्सलवाद, अवैध उत्खनन के साथ ही बलौदाबाजार मामले को लेकर घेरती हुई नजर आएगी। वहीं कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि हमने नाम नहीं बदला, बीजेपी दल को ही समाप्त कर देती है। नाम तो उन्होंने बदला, नरवा गरवा गुरवा बारी, लेकिन बजट था ही नहीं। बीजेपी जिस चीज के लिए जानी जाती है वो पूरा करेगी। देखिए, कानून से कांग्रेस को डर लगता है क्योंकि अपराधीकरण कांग्रेस में ज़्यादा है। इसलिए हर कानून, जब भी कोई नई चीज़ें आती हैं तो कांग्रेस पार्टी के अंदर में घबराहट हो जाती है। मुझे लगता है आज नहीं, 6-8 महीने पहले ये सब संशोधन आ गए थे, विधेयक आ गए थे, और इसका अब 1 जुलाई के साथ में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि एक अंग्रेजों के ज़माने, उसके बाद से अनेक ऐसे संविधान के अंदर ऐसे कानून थे जिसकी कोई व्याख्या नहीं थी, जिसका कोई काम नहीं था। इसलिए उन कानूनों को समाप्त किया गया है और नए तरीके से, नई व्याख्या के साथ में 1 जुलाई से नए प्रावधान लागू होंगे। छत्तीसगढ़ के मानसून सत्र में इस बार कई संशोधन विधेयक के साथ ही कई मुद्दों पर जमकर हंगामा देखने को मिलेगा। सरकार जहां विभिन्न विषयों में संशोधन विधेयक लेकर आएगी, तो वहीं कांग्रेस कानून व्यवस्था के साथ ही कई मुद्दों पर सरकार को घेरती नजर आएगी। अब देखना होगा कि विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार जनता के हित में क्या फैसले लेकर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वहीं 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होने वाला है और पहले दिन 280 नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के 11 सांसद भी शामिल हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री और बिलासपुर से सांसद तोखन साहू भी सांसद पद की शपथ लेने वाले हैं। तोखन साहू से हमारे सहयोगी खोमन साहू ने खास बातचीत की है, सुनिए आप। हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी हैं। सर, कल बड़ा दिन है, कहीं ना कहीं सांसद के रूप में आप शपथ लेने जा रहे हैं। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत के पद से राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई है और ये जनता का आशीर्वाद है, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत है, परिश्रम है, तपस्या है
उन सबकी मेहनत परिश्रम के परिणाम से आज लोकसभा में जाने का सौभाग्य मिला है। कल शपथ ग्रहण होगा तो निश्चित रूप से मेरे जैसे समान कार्यकर्ता के लिए बड़ी गौरव की बात है। शपथ लेने के बाद क्या प्राथमिकता आपकी रहने वाली है सर? भारत का मान सम्मान जिन्होंने विश्व में स्थापित किए, जिन्होंने बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया, अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन को संवारने का काम इस माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, तो आने वाला समय विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए काम करेगी। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसका सीधा सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है सर, गरीबों को आवाज़ देने का काम आप लोग करते हैं, कैसे काम करेंगे, कैसी प्राथमिकता रहने वाली है सर इसको लेकर? पहले ही कैबिनेट की बैठक में आवास की स्वीकृति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी निर्णय ले चुके हैं। हर जरूरतमंदों को आवास मिलेगा, शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका लाभ मिलेगा। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, तोखन साहू जी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, कह रहे हैं कि हर कोई गरीब को जो है वो मकान देने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ कोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात की और प्रदेश के विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की। केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार वो रमन सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। संसद सत्र के लिए रायपुर से रवाना होने से पहले तोखन साहू ने सीएम विष्णुदेव साय से भी मुलाकात की है और बैठक के दौरान विधायक पुरंदर मिश्रा भी मौजूद रहे। उधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बिजली की अव्यवस्था को लेकर एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। संगठन स्तर पर इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। निकाय चुनाव के पहले कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दे को उठाने जा रही है। प्रदर्शन की रूपरेखा को लेकर कांग्रेस तैयारी में जुट गई है। कौन कौन होगा इस प्रदर्शन में शामिल, उसे जानने के लिए हमारी खास रिपोर्ट देखें। निकाय चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश की आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। मामले में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के हर कस्बे में बिजली कटौती की जा रही है, बिजली के दाम में भी बढ़ोतरी की जा रही है और कई इलाकों में 3 से 4 दिनों तक बिजली नहीं आती, जिसको लेकर कांग्रेस सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी। हर जिलों में, हर गांव में, हर कस्बे में बिजली कटौती की जा रही है। उसके कारण छत्तीसगढ़ का आम नागरिक बहुत ज़्यादा परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिजली के दाम में 8.5% की बढ़ोतरी कर दिया। 24 घंटे बिजली वाले छत्तीसगढ़ राज्य में अब 12-12 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक बिजली नहीं आती है। कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में प्रदेश के सभी ब्लॉकों में प्रदर्शन आयोजित करने जा रही है। इसकी तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव से पहले हर एक मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में है। विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों को भुनाने की तैयारी में है, जिसको लेकर कांग्रेस आक्रामक रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही है, जिसमें जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। बढ़ते बिजली बिल और कटौती को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। इसकी रूपरेखा की तैयारी भी तेज हो गई है। वरिष्ठ नेता प्रदर्शन का मोर्चा संभालेंगे और प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी। बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार ने तमाम नाटक नौटंकी सरकार में रहकर की। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। भूपेश बघेल की सरकार ने तमाम नाटक नौटंकी सरकार में रहते किया, लेकिन इस प्रदेश की जनता ने उस कामों पर मोहर नहीं लगाई। फ्री बिजली, उसमें भी गफलतबाजी, नरवा गरवा घुरवावाड़ी, उसमें गफलतबाजी, गोबर वाले मामले में गफलतबाजी। तो मुझे लगता है इसका कहीं जन आक्रोश नहीं है, कहीं कोई एक आम पब्लिक नहीं कर रही। ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, ये अपने को जीवित रखने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, और वो भी केवल बातों में कर रहे हैं। सड़क पर आने की इनकी बकत नहीं है। सड़क पर ये 50 आदमी से ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में बड़ी हार हुई है। ऐसे में कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों को उठाकर आगामी नगरीय निकाय चुनाव में अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जनता से जुड़े मुद्दे उठाने का फायदा कांग्रेस पार्टी को होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका और बात होगी T20 वर्ल्ड कप की, जिसमें अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर एक सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया है। कैनिंगस्टन में खेले जा रहे सुपर 8 मुकाबले में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था और अफगानिस्तान की टीम को 148 रन पर रोक दिया, लेकिन कप्तान मिशेल मार्श की टीम ये छोटा टारगेट भी चेज नहीं कर पाई और 127 रन ही बना सकी। नवीन उल हक और गुलबदीन जीत के हीरो रहे। गुलबदीन ने 4 ओवर में 4 विकेट लिए और मात्र 20 रन ही दिए। नवीन ने 4 ओवर्स में 3 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को आउट किया। अफगानिस्तान ने क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ऑस्ट्रेलिया की इस हार के साथ ही भारत को अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराना ही होगा। तो देखिए, अब सियासी समीकरण बदल चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर किया है अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा। अफगानिस्तान ने 21 रन से हरा दिया है ऑस्ट्रेलिया को और इसके साथ ही सेमीफाइनल की जो रेस है काफी दिलचस्प हो गई। सबसे बड़ी बात ये थी कि अफगानिस्तान ने किसी भी फॉर्मेट में अभी तक नहीं हराया था ऑस्ट्रेलिया को। 148 रन बनाए थे अफगानिस्तान ने। अच्छी शुरुआत थी लेकिन 148 रन ही बना पाई अफगानिस्तान, लेकिन 127 रन ही ऑस्ट्रेलिया बना पाई। ये एक बड़ी बात रही। गुलबदीन हीरो रहे थे। 4 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी की मात्र 20 रन दिए और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। नवीन उल हक ने भी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर किया। तो ऑस्ट्रेलिया के हार जाने से सियासी समीकरण अब बदल गए हैं, दिलचस्प हो गए हैं। अफगानिस्तान ने सुपर 8 में उलटफेर करते हुए 2021 की T20 वर्ल्ड कप चैंपियन और 2023 की वनडे वर्ल्ड कप विजेता ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। इस नतीजे से भारत के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने का इंतजार अब बढ़ गया है। अब टीम इंडिया को सोमवार को, मतलब कल होने वाले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सुपर 8 का अपना आखिरी मैच हर हाल में जीतना होगा ही। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत को अपना रन रेट ग्रुप ए की बाकी टीमों से बेहतर रखना होगा। ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के 2-2 पॉइंट हैं। भारत के 4 अंक हैं, जबकि बांग्लादेश का कोई भी अंक नहीं है। बांग्लादेश एक भी मैच नहीं जीत पाया है सुपर 8 का। ग्रुप के 2 ही मैच बाकी हैं, लेकिन अब तक किसी भी टीम ने ना तो सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया है, ना ही कोई भी टीम बाहर हुई है। ग्रुप 1 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप का सबसे दिलचस्प ग्रुप बन चुका है। टीम इंडिया ने अफगानिस्तान और बांग्लादेश को हराकर सुपर 8 के ग्रुप 1 पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल किया अभी भी, लेकिन सेमीफाइनल का टिकट पक्का नहीं है। टीम के 4 पॉइंट है, रन रेट है 2.425 का। ऑस्ट्रेलिया के 2 पॉइंट हैं, दूसरे स्थान पर है। अफगानिस्तान 1 और बांग्लादेश 2 मैच हार चुका। हालांकि अभी भी जैसा कि हम कह रहे हैं, इस ग्रुप से ना तो किसी भी टीम ने सेमीफाइनल में जगह कंफर्म की है, ना ही कोई भी टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हुई है। तो T20 वर्ल्ड कप का ग्रुप ए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, टीम इंडिया है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, ये ग्रुप काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अभी तक कोई भी टीम सेमीफाइनल का टिकट पक्का नहीं कर पाई और सभी टीमों के लिए दरवाजे खुले हैं, मौका है सेमीफाइनल में पहुंचने का। तो देखिए, इस हार के बाद, अफगानिस्तान से हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम मुश्किल में है, और क्यों है वो भी आपको हम समझाते हैं। बड़ी स्क्रीन पर देखिए, मुश्किल में ऑस्ट्रेलिया। हार के बाद ऑस्ट्रेलिया की सेमीफाइनल की राह अब मुश्किल हो गई है। बेहद शानदार प्रदर्शन किया है अफगानिस्तान ने। हार के बाद ऑस्ट्रेलिया की सेमीफाइनल की राह अब मुश्किल हो गई है। कल मैच है, कल इंडिया से ऑस्ट्रेलिया का नॉकआउट मुकाबला है। नॉकआउट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया हारी तो बाहर, अगर ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो उसके चांसेस हैं सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। इसलिए कल इंडिया से नॉकआउट मुकाबला है ऑस्ट्रेलियाई टीम का। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया हारी तो बाहर हो सकती है वर्ल्ड कप से। इसलिए हम कह रहे हैं बार बार कि ऑस्ट्रेलिया की राह अब मुश्किल हो गई है सेमीफाइनल में पहुंचने की। वर्ल्ड चैंपियन जिसने सभी दिग्गजों को हराया। अच्छे रन रेट के लिए बड़े अंतर से जीतना होगा मैच भारत को भी और ऑस्ट्रेलिया को भी, दोनों को अच्छे रन रेट से जीतना है मैच। ऑस्ट्रेलिया मैच हारी तो अफगानिस्तान बांग्लादेश मैच पर निर्भर रहना होगा। यह है, ऑस्ट्रेलिया अगर मैच हार जाती है,
बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मैच पर उसको निर्भर रहना होगा। फिर इस मैच डिसाइड करेगा ऑस्ट्रेलिया का भविष्य फ्यूचर में इस वर्ल्ड कप के लिए। देखिए, अब देखिए इंडिया का सियासी समीकरण भी आप समझ लो। सेमीफाइनल का समीकरण है ये अफगानिस्तान की ऑस्ट्रेलिया पर जीत से सेमीफाइनल के समीकरण बिल्कुल बदल गए हैं, रोमांचक हो गए हैं। ये मैच काफी रोमांचक था जो हुआ है आज। और आगे देखिए, एक और समीकरण हम आपको बताते हैं। टीम इंडिया सेमीफाइनल में एंट्री की सबसे मजबूत दावेदार अभी भी है। अगर टीम इंडिया कल का मैच हार भी जाती है तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर हो जाएगी, क्योंकि उसके 4 अंक हैं और अभी भी टॉप पर है। सेमीफाइनल की रेस में अभी भी अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया है। देखिए, अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया अभी भी है सेमीफाइनल की रेस में, ऐसा नहीं है कि वो बाहर हो गई है। बांग्लादेश भी रेस में है, लेकिन उसकी संभावना सबसे कम है, क्योंकि एक भी मैच नहीं जीत पाई है बांग्लादेश। इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत को 41 या इससे ज्यादा रन से हरा दे, एक समीकरण ये बैठता है। दूसरा समीकरण ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत को 41 से इससे ज्यादा रन से हराए, और इसके साथ ही जो अफगानिस्तान है वो बांग्लादेश को हरा दे। अफगानिस्तान की टीम बांग्लादेश को 83 या इससे ज्यादा रन से हरा देता है, तब कहीं ना कहीं टीम इंडिया के जो समीकरण है वो बिगड़ जाएंगे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। ये 2 सियासी समीकरण 2 मैचों पर काफी डिपेंड करेगा कि कैसा होने वाला है सेमीफाइनल का समीकरण। देखिए, जब ऐसी कंडीशन आती है किसी भी टूर्नामेंट में, तो पॉइंट्स टेबल को देखना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि आंकड़ों पर ही फिर अब सब कुछ निर्भर करता है। और उसे जानने के लिए हम सीधे न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। मेरे साथी हिमांशु धारीवाल न्यूज रूम में मौजूद हैं और बताएंगे हमें कि पॉइंट्स टेबल का गणित क्या कहता है। हिमांशु। जी सुमित, देखिए कि पॉइंट्स टेबल में फिलहाल इंडिया पहले नंबर पर है दोनों मैच जीतकर। इंडिया का रन रेट है 2.425। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान। जैसा आपने बताया कि अगला मैच भारत का है ऑस्ट्रेलिया से। अगर ऑस्ट्रेलिया 41 रन से वो मैच जीत जाता है तो ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर आ जाएगा और भारत दूसरे नंबर पर खिसक जाएगा। उसके बाद जैसे ही इंडिया के नीचे, ऑस्ट्रेलिया के नीचे अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए, दूसरे नंबर पर पहुंचने के लिए 83 रन से मैच जीतना होगा। तो ये 2 समीकरण हैं इंडिया के बाहर होने के। अगर ऑस्ट्रेलिया 41 रन से हरा देता है और अफगानिस्तान 83 रन से जीत जाता है, तो ये दोनों टीमें वापस सेमीफाइनल में चली जाएंगी और इंडिया इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। फिलहाल ऐसा मुश्किल लग रहा है कि 83 रन से अफगानिस्तान बांग्लादेश को हराएगा, और ये भी मुश्किल है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को 41 रन से हराएगा। इसका मतलब यही है कि 80% से ज्यादा चांस है कि इंडिया सेमीफाइनल जा रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद अब अफगानिस्तान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अफगानिस्तान एक प्रबल दावेदार है सेमीफाइनल में जाने का और फाइनल जीतने का भी। ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम, इतिहास में पहली बार, वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराया अफगानिस्तान ने, और मजबूत चांसेस हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बाद अफगानिस्तान बांग्लादेश को भी हराएगा और सेमीफाइनल में अपनी जगह बना सकता है। इंडिया, अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कल हरा देता है तो सीधा सीधा अफगानिस्तान के लिए मुकाबला होगा बांग्लादेश को हराने का। उसके बाद रनों का समीकरण, विकेटों का समीकरण सब दूर चला जाएगा। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है तो अफगानिस्तान को अपना आखिरी मुकाबला जीतना होगा, और जैसे ही वो बांग्लादेश से जीतेगा तो वो सेमीफाइनल में एंट्री पा लेगा। सुमित, बिल्कुल, क्रिकेट में अगर जब शब्द जुड़ जाता है हिमांशु, तो वही कहानी फंस जाती है कि अगर इंडिया हरा देगा, अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया को भी अभी हल्के में नहीं लेना हमें। हालांकि वो अफगानिस्तान से हार गई आज, लेकिन हमने देखा है घायल शेर ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट मुकाबले में कैसा प्रदर्शन करता है, हम सब जानते हैं। कल का मैच हिमांशु बेहद रोमांचक होने वाला है और बेहद महत्वपूर्ण हम कहेंगे ग्रुप ए के लिए, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। बिल्कुल सुमित, देखिए ऑस्ट्रेलिया हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया क्यों हल्के में नहीं लिया जा सकता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसके बाद आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, ऐसे 3 बड़े टूर्नामेंट जीतकर आ रहा है। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया को देखिए, जब भी नॉकआउट मैच आता है ऑस्ट्रेलिया अच्छा परफॉर्म करता है। और मिचेल मार्श की बात याद रखिए, सुमित, मिचेल मार्श ने कहा है कि हमें लास्ट मैच जीतना है और इंडिया से बेहतर टीम नहीं मिल सकती लास्ट मैच जीतने के लिए और सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया के इरादे भी खूंखार हैं। ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट मैचेस में अपनी जो एक सेट पैटर्न है उससे अलग पैटर्न से आता है, ज्यादा मजबूत आता है, ज्यादा ताकतवर आता है। तो ऑस्ट्रेलिया को हल्के में लेना की गलती इंडिया कभी नहीं करेगा, और नॉकआउट मैच में तो खासकर नहीं करेगा। वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल याद है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हमें याद है। 2 ऐसे बड़े फाइनल पिछले 2 सालों में इंडिया को हराए हैं ऑस्ट्रेलिया ने। नॉकआउट मैच में हल्के में नहीं ले जा सकता और इंडिया को वर्ल्ड कप की हार का बदला भी लेना है। सुमित,
बिल्कुल, इंडिया को वर्ल्ड कप की हार का बदला तो लेना ही है, लेकिन हिमांशु जो सियासी माफ कीजिएगा, जो सेमीफाइनल के समीकरण हैं वो बदल गए हैं। जैसा कि हम सियासत में कहते हैं कि पल पल समीकरण बदलते हैं, वैसे ही क्रिकेट में पल पल समीकरण बदलते हैं। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये समीकरण ऐसे बन जाएंगे। ग्रुप ए जो हमारा ग्रुप है, जिसमें टीम इंडिया है, बांग्लादेश है, ऑस्ट्रेलिया है और अफगानिस्तान है, ये ग्रुप काफी दिलचस्प हो गया है हिमांशु, क्योंकि अभी तक केवल 2 मैच बचे हुए हैं इस ग्रुप में। अभी तक किसी ने भी सेमीफाइनल का टिकट पक्का नहीं किया है और कोई भी टीम बाहर नहीं हुई है। देखिए, बांग्लादेश 2 मैच हारकर भी सेमीफाइनल की रेस से बाहर नहीं हुई है, क्योंकि उस डिफेंड करेगा बाकी टीमों के मैच पे। अब बिल्कुल सुमित, देखिए 2 ग्रुप हैं यहाँ पर। एक तो दूसरा ग्रुप मैं आपको दिखाता हूँ, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और यूएसए। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, सुपर 8 शुरू होने से पहले कहा जा रहा था कि ये ग्रुप ऑफ डेथ है। साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज है और इंग्लैंड है। इसमें 3 बड़ी टीम है सुमित। लेकिन अफगानिस्तान के ऑस्ट्रेलिया को हराते ही अब पूरा समीकरण बदल गया है और अब ग्रुप ऑफ डेथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश वाला ग्रुप ऑफ डेथ बन गया है, क्योंकि तीनों टीमें कंफर्म नहीं है कि कौन सेमीफाइनल जाएगा। इसमें हम फिर भी मान सकते हैं कि साउथ अफ्रीका अभी प्रबल दावेदार है। उसके बाद वेस्ट इंडीज का रन रेट भी 1.814 है, तो इन दोनों टीमों को प्रबल दावेदार माना जा सकता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का मैच अब हो चुका है। लेकिन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान वाला ग्रुप पूरी तरह से खुल चुका है। इसमें तीनों टीमें अंदर सेमीफाइनल में जा सकती हैं, कोई भी टीम बाहर हो सकती है, किसी का भी टिकट पक्का नहीं है। और यहां तक कि अफगानिस्तान भी टॉप स्पॉट हासिल कर सकती है अगर वो 83 रन से बांग्लादेश को हरा देती है। बिल्कुल, यही है क्रिकेट और यही होता है वर्ल्ड कप की। कोई भी टीम का सेमीफाइनल का टिकट पक्का नहीं है और सभी टीमों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं सेमीफाइनल के लिए। कल का मैच बहुत कुछ निर्भर करेगा कि ग्रुप ए में सेमीफाइनल में कौन जाएगा। हिमांशु, बहुत धन्यवाद। हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए हमें। आगे बढ़ते हैं। अब धमतरी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है, जारी है मुठभेड़। खल्लारी थाना क्षेत्र के ग्राम आमझर और मुहकोट के जंगल में मुठभेड़ चल रही है। ये दोपहर से जारी है मुठभेड़। रुक रुक कर दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। दनादन गोलियां चल रही हैं दोनों तरफ से, रुक रुक कर। कई नक्सलियों के घायल होने की सूचना मिली है। एसपी धमतरी आंजनेय वासुने ने इसकी पुष्टि कर दी है, मुठभेड़ की पुष्टि कर दी है। बड़ी खबर आपको धमतरी से बता रहे हैं। इस समय सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी। खल्लारी थाना क्षेत्र के ग्राम आमझर और मुहकोट के जंगल में ये मुठभेड़ चल रही है। दोपहर से मुठभेड़ अभी भी जारी है। रुक रुक कर दोनों तरफ से दनादन गोलियां, फायरिंग, गोलीबारी हो रही है। कई नक्सलियों के घायल होने की सूचना मिल रही है। एसपी धमतरी आंजनेय वासुने ने इस मुठभेड़ की पुष्टि कर दी है। तो छत्तीसगढ़ में इस समय नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इससे पहले आपको हमने खबर बताई थी सुकमा में जहां पर नक्सलियों ने निशाना बनाया था जवानों के ट्रक को, वहीं धमतरी में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी, जिसमें कई नक्सलियों के घायल होने की खबर। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी रवि मेरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ और जानकारी है, क्या कुछ और अपडेट है फिलहाल इस घटना पर? सुमित, आज दोपहर से लगातार नक्सली और पुलिस के बीच में लगातार मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर वाले जिले धमतरी जिले में चल रही है और ये जंगल काफ़ी खतरनाक होता है और उसी जंगल में ये मुठभेड़ चल रही है। और अभी जो जानकारी सूचना जो हमारे पास आई है उस सूचना के अनुसार कई नक्सली घायल होने की सूचना है। इसकी पुष्टि एसपी ने भी कर दी है, तो यहाँ भी नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ सकती है, ऐसी सूचना लगातार मिल रही है। और ये मुठभेड़ लगातार जारी है, मतलब वहाँ पर दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। जो नक्सली है वो वहाँ से भाग नहीं पा रहे, वो चौतरफा घिर गए हैं और इस दौरान पुलिस के जवान उन पर मतलब हावी हो रहे हैं। तो ये घटनाक्रम वहाँ से सामने आई है, लेकिन जब तक वहाँ से टीम की जानकारी ना आ जाए कि कितने नक्सली मारे गए हैं, तब तक ये कहा जाना मुश्किल है कि कितना नुकसान नक्सलियों को हुआ होगा आज। बिल्कुल रवि, लगातार हम देख रहे हैं जो हमारे जवानों ने, सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर कार्रवाई की, उससे नक्सली बैकफुट पर हैं। अब नक्सली छत्तीसगढ़ के जो नक्सलाइट एरिया है उसमें अपनी पैठ जमाने के लिए, अपने आप को एक्टिव, सक्रिय रखने के लिए ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। सुकमा में जवानों के ट्रक को निशाना बनाया और धमतरी में भी मुठभेड़ सुरक्षा बलों की जारी है नक्सलियों से।
देखिए, पिछले 6 महीने से हम लगातार देख रहे हैं कि नक्सलियों को लगातार नुकसान हो रहा है। 100 से ज़्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। तो आप समझ लीजिए कि नक्सली बहुत परेशान है, बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनका कुनबा लगातार घटते जा रहा है। इसी से उनकी परेशानी, उनकी जो बौखलाहट है वो दिख रही है। और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए नक्सली अलग अलग जिलों में अब मुखर होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे जवान पीछे नहीं है, हमारे जवान सभी तरफ सर्चिंग के लिए निकल रहे हैं। और जिन इलाकों में नक्सली होने की जानकारी मिल रही है, उन इलाकों में बड़ी संख्या में जवानों को भेजा जा रहा है, ऑपरेशन किया जा रहा है और नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। सुमित, बिल्कुल नक्सलियों की बौखलाहट है ये, क्योंकि नक्सलियों की कमर अब धीरे धीरे टूटने लगी है। बहुत शुक्रिया आपका रवि, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, उज्जैन से खबर है। उज्जैन में मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म अपना लिया। अनिकेत चौबे के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी भी कर ली। महिला ने मौन तीर्थ के महामंडलेश्वर सुमनानंद ने उन्हें सनातन धर्म में स्वीकार किया है। महिला की 10 साल की बच्ची है। बहुत समय पहले महिला का तलाक हो चुका था और इसी दौरान वो ऑटो चालक अनिकेत के संपर्क में आई थी। दोनों ने संत सुमनानंद से मिलकर अपने विवाह की इच्छा जाहिर की और विवाह किया भी। मुस्लिम समाज में थी, इसके बाद मैंने ना हिंदू समाज में शादी करी और मेरा तलाक हो चुका है। उन्होंने मेरे से संपर्क किया था, तो मैंने आज इनका दशविध स्नान और प्रायश्चित कर्म वगैरह करा के इन्हें सनातन में स्वीकार किया है। और दूसरी बात, इसका नाम फराह था तो इसका नाम सोनाक्षी हो गया, और बच्ची का नाम जारा था तो बच्ची का नाम जाह्नवी हो गया। तो इनका फिर यहाँ विवाह भी आज हो गया है। आगे बढ़ेंगे, पिपरिया पचमढ़ी के बीच बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस छिंदवाड़ा से पिपरिया जा रही थी। मटकुली सिद्ध बाबा के पास बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए पिपरिया अस्पताल में एडमिट किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से बस सड़क के किनारे पलटी है वो आप देख सकते हैं। पिपरिया पचमढ़ी के बीच ये बस हादसा हुआ। छिंदवाड़ा से पिपरिया जा रही थी बस। घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। 10 से ज़्यादा यात्री इस दुर्घटना में घायल हुए। वहीं सूरजपुर में खेत में करंट लगने से 2 किसानों की मौत हो गई। किसानों ने जानवरों से खेतों की सुरक्षा के लिए झटका मशीन के तार लगाए थे। आशंका जताई जा रही है कि किसान खुद तार की चपेट में आ गए। घटना तेलसरा गांव की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं महू नागदा पैसेंजर ट्रेन में मिले महिला के शव के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने महिला को खाने में नशे की गोली देकर जबरदस्ती करने की कोशिश की और मना करने पर उसके सर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। फिर आरोपी ने धारदार हथियार से उसके टुकड़े किए। इससे पहले मैं आरोपी का नाम बता दूं। आरोपी कमलेश पिता राम प्रसाद पटेल कुर्मी है। ये स्टेशन के बाहर बैठा मिला और उसने अकेली महिला को देखकर उसे सिंपैथी जताई और उससे बातचीत करना शुरू की। तो उसने जो है अकेली जान करके उससे बोला कि मथुरा की ट्रेन तो निकल गई, आप मेरे घर चलो। और इसने उसको कुछ नशे की कुछ गोली वगैरह मिला के खाने में खिलाया और उसके साथ जब ज़बरदस्ती करने का प्रयास करने लगा तब वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी और उसने जो विरोध किया गुस्से के स्वरूप में उसके हाथ में वहाँ पर एक लोहे का जो रेलवे का नट बोल्ट टाइप का कुछ होता है वो मिला रहा। उसने ऐसे मारा तो उसको बेहोश हो गई, गिर गई। छुरा जिसको सतूर बोलते हैं, ये सतूर खरीद के लाया। खरीद के लाने के बाद उसको रात में हिम्मत करके उसके काटे पीसेस बनाए और महिला भी आइडेंटिफाई हो गया, आरोपी भी गिरफ्तार हो गया और अभी हम और इन्वेस्टिगेशन में कर रहे हैं। वहीं इंदौर में एक युवा नेता की हत्या कर दी गई। हत्या क्यों की गई, कौन कौन आरोपी हैं, किसकी हत्या हुई है और क्या है पूरा मामला, हमारी रिपोर्ट में देखिए। शहर में अपराधी किस कदर बेखौफ हैं, इसका उदाहरण एक बार फिर देखने को मिला है। बदमाशों ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष मोनू कल्याणी की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या जेल रोड स्थित गणेश मंडल सभागृह के सामने हुई है। हत्या के बाद मोनू के घर के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। हत्या का कारण अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ये हत्या तब हुई थी जब मोनू कल्याणी आज सुबह भगवा वाहन रैली निकालने वाले थे, जिसके लिए वे चौराहे पर देर रात बैनर पोस्टर लगवा रहे थे। तभी बाइक सवार 2 युवक मोनू के पास आए और मोबाइल नंबर मांगा।
मोनू ने जैसे ही अपना मोबाइल निकाला तो बदमाशों ने पिस्टल निकालकर मोनू के सीने पर गोली मार दी और वहां से भाग निकले। वहां मौजूद मोनू के दोस्त जब बचाव के लिए आए तो उन पर भी बदमाशों ने फायरिंग कर दी और वहां से भाग निकले। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिमन बाग के आगे जेल रोड पर गणेश मंडपम के बाहर। यह वो जगह है जहाँ पर मोनू कल्याणे का मर्डर किया गया था। गोली लगने के बाद जो खून निकला था वो स्पॉट पे खून भी नजर आ रहा है। इस रोड पर मोनू कल्याणे अपने साथियों के साथ में भगवा झंडे और बैनर लगा रहे थे। आज उनकी भगवा यात्रा निकाली जानी थी, उस यात्रा की ही तैयारी चल रही थी। देर रात तैयारी करते वक्त ही उनको गोली मार दी गई। हर साल मोनू कल्याणे इस रैली का आयोजन किया करते थे और इसी के ये बैनर लगे हुए हैं। भगवा यात्रा निकाली जाती थी। ये पूरी वारदात अर्जुन पथरोड और पीयूष पथरोड द्वारा अंजाम देने की बात कही जा रही है। मोनू को गोली लगने के बाद उनके दोस्त नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। तो वहीं इस घटना का दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ महीने पहले मोनू ने ही अर्जुन को थाने से छुड़वाया था। अर्जुन और मोनू के बीच कुछ दिन पहले कहासुनी हुई थी। जिन बदमाशों ने मोनू कल्याणे की हत्या की है वो उसके ही कॉलोनी के रहने वाले हैं। करीब 4 दिन पहले बदमाश अर्जुन और पीयूष ने उनके घर को खाली कर दिया है। तो वहीं मोनू को गोली लगने की खबर लगते ही उनके घर वाले बदहवास हो गए और जैसे ही उनको पता लगा कि हत्या कॉलोनी के रहने वाले ने की है तो उनके परिजनों ने कॉलोनी में हंगामा कर दिया। गुस्साए परिजनों ने आरोपियों के घर में आग लगा दी। मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय ने। इंदौर में देर रात भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष मोनू कल्याणे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उनके गुस्साए साथियों ने जो आरोपी है पीयूष और अर्जुन, उनके घरों में तोड़फोड़ कर दी और गाड़ियों में आग लगा दी। उसके बाद यह पूरी वारदात प्री प्लानिंग के साथ दी गई थी, क्योंकि जो आरोपी है उनके परिजन पहले ही यहां से घर छोड़कर जा चुके थे। मोनू कल्याणे भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा वे भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय और आकाश विजयवर्गीय के खास थे। मोनू हर साल अपने इलाके में भव्य कार्यक्रम करवाते थे, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और अन्य लोग भी शामिल होते थे। मोनू भाजपा के बड़े नेताओं के भी करीबी थे। ऐसे में इस घटना पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी कार्रवाई कर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही है। हमारा बहुत ही आदमी कार्यकर्ता था और आज तो उसने भगवा यात्रा निकालता हर साल। कल ही मुझे निमंत्रण देने आया था। वो बहुत दमदार कार्यकर्ता था और वाल्मीकि समाज में बहुत अच्छा काम करता था। आज उसकी मौत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन अच्छी कार्रवाई करे, हमारी इच्छा हो। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात हो गया। मौके पर एक डीसीपी, 3 एडिशनल डीसीपी और 3 एएसपी और साथ ही करीब 6 से 7 थाना प्रभारी भी मौजूद थे। फिलहाल इस मामले में दोनों ही आरोपी फरार हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच सहित अलग अलग टीम भी बनाई गई है। पुनीत विजयवर्गीय की खास रिपोर्ट विस्तार न्यूज के लिए। उधर भिलाई में फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि महिला बीएसएफ जवान की पत्नी नहीं बल्कि प्रेमिका थी। जवान शादीशुदा है और उसकी पत्नी कोलकाता में रहती है। जवान और मृतका के लिव इन रिलेशनशिप में रहने की संभावना भी जताई जा रही है। दोनों किराए के मकान में 4 दिन पहले ही आए थे। फिलहाल महिला के परिजन को पुलिस ने सूचना दे दी है और मामले की जांच कर रही है। रात्रि में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिस पर थाना सुबेला में मर्ग कायम कर और उसकी जांच की जा रही है। जांच के दौरान ये जानकारी प्रथम दृष्टया प्राप्त हुई है कि वो संतोष सिंह के साथ संभवतः लिव इन रिलेशन में रहती थी और उन्होंने उससे दूसरी पत्नी के रूप में उससे शादी करके उसको रखा हुआ था। अभी मृतक की मृत्यु का कारण जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलने से अभी क्लियर नहीं है। आज MBBSC की परीक्षा थी, जिसमें प्रदेश भर के 1,80,000 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। खंडवा में भी 5 परीक्षा केंद्रों पर 1,412 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा के बाद विस्तार न्यूज की टीम ने इन परीक्षार्थियों से बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे थे परीक्षार्थी, सुनाते हैं आपको। MPPSC की लगभग 110 पोस्ट के लिए 1,80,000 से स्टूडेंट जो है परीक्षा में शामिल हुए।
खंडवा के 5 सेंटरों पर लगभग 1700 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे शामिल हुए। पेपर लीक की अफवाहों के बीच किस तरह आज पेपर गया, स्टूडेंट से जानेंगे क्या सोचते हैं वो, इस तरह की अफवाहों को लेकर किस तरह का टेंशन क्रिएट होता है स्टूडेंट। डिप्रेशन में चले जाते, थोड़ा मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत सारी एंग्जाइटी हो जाती है कि पेपर कैसा जाएगा, लीक हो गया तो फिर से तैयारी करनी पड़ेगी और फिर बहुत सारी कंडीशन आ जाती है साथ में। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कई ऐसे फर्जीवाड़े भी होते हैं, जैसे पटवारी भर्ती को लेकर फर्जीवाड़ा होता है। एक सेंटर से 10 स्टूडेंट निकले थे, तब जाके पेपर, और उस समय शिवराज सरकार जो थी उन्होंने पेपर कुछ समय के लिए वो कर दिया था, स्थगित कर दिया था। उसके बाद में ज़्यादा देर बैठी, उसके बाद में कुछ हुआ नहीं सर। स्टूडेंट पे उनका बहुत बुरा असर होता है, क्योंकि इतने दिन से तैयारी में लगे रहते हैं, उनका टाइम मतलब वेस्ट होता है। जैसे पढ़ाई करते करते वो से एज लिमिट हो जाती है, तो मतलब तैयारियां करते करते बहुत समय गुजर जाता है उनका, इसलिए उनका मतलब बहुत से दुष्प्रभाव पड़ते हैं कि अब क्या करेंगे, ऐसा कुछ हुआ तो इससे वो कुछ गलत नेगेटिव सोच आने लगती है। पेपर लीक की अफवाहें सही, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट पर प्रभाव डालती है और कहीं ना कहीं उनको डिप्रेशन में ले जाती है। सरकार से स्टूडेंट ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह की घटनाओं पर सख्ती से पाबंदी लगे और परीक्षा लगातार जो कैंसिल हो रही है उनको जल्द किया जाए, ताकि उनकी जो अपेक्षा है और एज लिमिट है वो उसे क्रॉस न करें। शेख शकील, विस्तार न्यूज़, खंडवा। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।